राजकुमार आनंद जी हैं और हमारे साथ रत्नेश गुप्ता जी मौजूद हैं। जब बात आती है रिप्रेजेंटेशन की, तब रिप्रेजेंटेशन में ये पार्टी पूरी तरह से दोगलापन करती है। आम आदमी पार्टी दलितों के साथ मुंह पर ये बोला है कि बॉस ये ठीक नहीं चल रहा है। मैंने बोला है। आपने जब ये कहा उसके बाद अरविंद केजरीवाल का आपके प्रति व्यवहार बदला क्या या वैसे ही था? बदला। क्या बदलाव महसूस किया था? मतलब ही स्टार्ट इग्नोरिंग मी। ये तो ज्यादा बोलता है। प्यार करते थे मुझे, लेकिन जब से मैंने बोलना शुरू किया उन्होंने इग्नोर करना शुरू किया। जब से आपने दलितों की आवाज उठानी शुरू की तो केजरीवाल जी ने आपसे कन्नी काट ली। लोकतंत्र की बात करेंगे हम, तो लोकतंत्र तो राज्यसभा में भी खत्म हो गया। विधानसभाओं में जब टिकटें दी गई, एक टाइम में तो हम लोग पर्चियां गिनते थे, वोटिंग होती थी, लेकिन धीरे धीरे करके वो वोटिंग गायब हो गई। कार्यकर्ता के लिए उनसे मिलना बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल क्या, वो पॉसिबल ही नहीं था। दम तो घुट रहा है, लेकिन कोई खुल के चर्चा इस पे नहीं करता। एक दूसरे हमने ही नहीं करी किसी से, तो कोई हमसे क्या करेगा। यहाँ पर जो बैठे हुए लोग हैं वो आपस में ही लड़े जा रहे हैं कि नंबर 1 कौन है और नंबर 2 कौन है। ये लड़ाई चल रही है पार्टी में। संगठन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इधर से उधर मूव करेगा। आपसे आज की डेट में पूछा जाए कि सुनीता जी चीफ मिनिस्टर बनेंगी तो आप क्या राय देंगे? क्या आपको लगता है राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी छोड़ेंगे? हम तीनों में से आप ही हैं जिन्होंने शीश महल को अंदर से देखा है। बिल्कुल। अंदर से शीश महल कैसा दिखता है? बहुत खूबसूरत। बहुत खूबसूरत। 4 लाख वाला कमोड भी देखा है क्या अंदर? नहीं, वो कमोड तक नहीं देखा। तो आपकी किस्मत खराब रही। हम तो पब्लिक वाला यूज करते थे। अच्छा, सब जगह वो 4 लाख वाला नहीं लगा, इसका मतलब बाहर मंत्री सस्ते में निपटा दिए गए, इसका मतलब आपस में बात नहीं करते थे कि ये क्या चल रहा? स्क्रिप्ट होती है, वो स्क्रिप्ट दे दी जाती है, उसी स्क्रिप्ट के ऊपर सब लोग चलते हैं। जो प्रश्न करता है उसके लिए एग्जिट डोर है। बिल्कुल बिल्कुल कि चले जाओ। बिल्कुल। जो आज की डेट में आम आदमी पार्टी में है वो सारे वो लोग हैं जो सुनना जानते हैं, बोलना नहीं। तो ये लोग सर्वे कराते हैं कि कुर्सी पे बने रहना चाहिए, जेल से सरकार चलानी चाहिए, नहीं चलानी। ये सर्वे ऑथेंटिक होते हैं? कैसे होते हैं ये? राष्ट्रपति शासन लगेगा दिल्ली में या कोई नया सीएम बन जाएगा? नमस्कार, टॉप एंगल विद सुशांत सिन्हा के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत। ये शो जहां हम थोड़ा सा टॉप एंगल यानी थोड़ा ऊपर उठकर चीज़ों को, विषय को देखने का प्रयास करते हैं ताकि स्पष्टता और नज़र आए, चीज़ें और बेहतर ढंग से नज़र और समझ आएं। और आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी की, जिसको लेकर देश भर में बड़ी चर्चा है। केजरीवाल जी की गिरफ्तारी सही है, नहीं है, क्या उन्हें फंसाया जा रहा है, पार्टी में टूट होने वाली है, राष्ट्रपति शासन लगने वाला, 10 तरह की चीज़ें जो हैं वो चर्चा में। लेकिन अंदर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ 2 बहुत खास मेहमान हैं। राजकुमार आनंद जी हैं जिन्होंने अभी अभी मंत्री पद छोड़ा और पार्टी छोड़ी। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ रत्नेश गुप्ता जी मौजूद हैं। इन्होंने भी उसी दिन पार्टी छोड़ी। और रत्नेश जी का मैं आपसे परिचय कराऊं कि रत्नेश जी जो हैं वो फाउंडर मेंबर हैं आम आदमी पार्टी के। उस समय अन्ना हजारे आंदोलन के वक्त से जुड़े रहे हैं केजरीवाल जी के साथ और हिमाचल प्रदेश के प्रभारी रहे। कई अहम चुनावों में इन्होंने हिस्सा लिया। वाराणसी से जब केजरीवाल जी चुनाव लड़ रहे थे तो वहाँ पर उनकी टीम में थे और वहाँ पर काम कर रहे थे। तो लंबे समय से पार्टी के लिए काम करते रहे और आज इन्होंने भी आम आदमी पार्टी छोड़ दी। तो रत्नेश भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मंत्री ने भी छोड़ दिया, फाउंडर मेंबर ने भी छोड़ दिया, और कौन कौन छोड़ने वाला, ऐसे कई सवाल चल रहे हैं। लेकिन पहले राजकुमार जी, आपसे प्रश्न ये है कि बहुत सारी बातें कही जा रही हैं कि आपने ईडी के डर से छोड़ दिया। तो पहले तो उसको थोड़ा क्लैरिफाई कर दीजिए कि आपकी छोड़ने की वजह, मंत्री पद और पार्टी, क्या ईडी का डर है और ट्रिगर कहाँ से हुई ये चीज़? देखिए, ट्रिगर कहाँ से हुई, उसके पीछे रीज़न यही था कि मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ और हमेशा ये सोचता रहा कि राजनीति बहुत गंदी चीज़ है। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा, मेरा उनसे कनेक्ट हुआ। और जब मेरा कनेक्ट हुआ तो मैं अरविंद केजरीवाल जी से जुड़ गया। लेकिन अब आके मैंने महसूस किया कि राजनीति तो बदली नहीं, राजनेता बदलने लगे। और जो बातें कही गई थी शुरू में, वैसी डिलीवर नहीं हो रही थी। दूसरी बात, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं एक दलित वर्ग से आता हूँ और बचपन में बाल मजदूरी करके और धीरे धीरे यहाँ तक संघर्ष करके पहुँचा। और इसके पीछे मेरा परिवार, मेरा समाज, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर। देखिए, बाबा साहेब नहीं होते
तो आज दलितों को कोई एमएलए का टिकट तो क्या, कोई बस का टिकट भी नहीं देता, ये आपको पता है। तो अगर वहाँ तक हम पहुँचे, उनकी वजह से पहुँचे, और दलितों का आरक्षण तो एक संवैधानिक जिम्मेदारी है किसी भी राजनीतिक पार्टी की, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, किसी भी विचारधारा की हो, किसी भी धर्म की हो। लेकिन जब बात आती है रिप्रेजेंटेशन की, तब रिप्रेजेंटेशन में ये पार्टी पूरी तरह से दोगलापन करती है, आम आदमी पार्टी दलितों के साथ। दलितों के साथ। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जितनी भी मंडियाँ हैं उसके जो चेयरमैन बनाए जाते हैं, किसी भी मंडी का चेयरमैन आज तक दलित नहीं बनाया गया। जितने भी आयोग हैं उनका चेयरमैन दलित को नहीं बनाते। राज्यसभा में 3 मेंबर दिल्ली से बने, एक को भी दलित को नहीं भेजा गया। पंजाब में 10 लोग राज्यसभा से गए, एक को भी दलित को नहीं बनाया गया। हमें और आपको ये समझना चाहिए कि जो सरकार है आम आदमी पार्टी की, दिल्ली की हो या पंजाब की हो, ये दलितों का इसमें विशेष योगदान है इनकी सरकार बनाने के लिए। उसके बाद भी ये इस तरह का बर्ताव करते हैं जो मुझे बिल्कुल भी नागवार गुजर रहा था। बहुत दिन से मैं ये, और बहुत बार मैं अरविंद केजरीवाल जी से इस बारे में बात कर रहा था। जब राज्यसभा का भी दिल्ली का हुआ, पंजाब का हुआ, तब भी मैंने कहा कि सर एक आदमी को ज़रूर इसमें भेजना चाहिए, दलित को। मुझे नहीं जाना था, मेरा कोई इश्यू नहीं था, मैं तो मंत्री था। तो मैंने किसी को भी भेजो, हमारे यहाँ इतने सारे लोग हैं, इतने कार्यकर्ता हैं हमारे, इतने अच्छे लोग हैं आपके पास, आप छांटो और आप उनमें से किसी को एक को भेजो, देखते हैं। तो इस तरह की चीज़ें इकट्ठी होती गई। और जहाँ तक आपने बात की ईडी की, अगर ईडी के डर से मैं भागता तो मैं 2 नवंबर को भाग जाता, उस दिन इस्तीफ़ा दे देता। और ईडी का तो कोई था ही नहीं। ईडी वाले मेरे पास आए थे शराब घोटाले की मनी ट्रेल पकड़ने के लिए मेरे यहाँ। मेरा कोई ईडी से केस नहीं है मेरे पास। हाँ, 2005 में मेरे ऊपर एक कस्टम का केस हुआ था, और वो भी मेरी कंपनी पे हुआ था, और उसका कुछ उन्होंने पैसा निकाला था, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उसका हमने करीब आधा पैसा जमा किया। उन्होंने कहा कि ये पैसा इतना जमा कर दो और आप अपील में चले जाओ। वो केस आज तक सब जुडिस है। हम जाते हैं लगातार, हर डेट पर जाते हैं, और सरकार को समय नहीं होता या किसी भी विलम्ब से वो उस पर अभी तक केस में फाइनल नहीं हुआ, लेकिन सब जुडिस है वो। तो ईडी वाले उस केस के लिए नहीं आए थे? नहीं, कस्टम ड्यूटी वाले केस के लिए वो आए थे कि कहीं आपके पास से कोई शराब घोटाले का ट्रेल मिलेगा। हाँ, जब उन्होंने देखा कि मेरे ऊपर हमारे पास कोई शराब घोटाले का ट्रेल नहीं, और मैं उस समय मंत्री भी नहीं था, तो फिर उन्होंने उस केस को। तो जब ईडी वाले आए, उसके बाद से आपके इस्तीफे के बीच में क्या बार बार ईडी वाले आपको फोन कर रहे थे या आपके यहाँ आ रहे थे, कुछ ऐसा हो रहा था? नहीं, कुछ नहीं ना, ये सब रूमर फैलाए जा रहे हैं कि 12 तारीख को डेट थी, 12 तारीख को मैं घर पे था, बहुत सारे लोग मेरे से मिल के गए, कुछ भी नहीं। 12 तारीख परसों ही थी, कुछ भी नहीं है सर। किसी ईडी वाले का कोई फोन नहीं ना, कुछ नहीं। तो बेसिकली अगर मैं जो आपको सुन रहा हूँ और समझ रहा हूँ कि एक तो आप कह रहे हैं कि डबल स्टैंडर्ड अरविंद केजरीवाल का है दलितों को लेकर, बिल्कुल है, जिससे आप परेशान थे, बिल्कुल है, और दलितों को प्रमोट नहीं कर रहे थे, आप बार बार उन तक ये मुद्दा पहुंचा रहे थे, वो सुनने को तैयार नहीं थे। और दूसरा कि जो ईडी को लेकर चीज़ें फैलाई जा रही हैं वो गलत है, ईडी का कोई दबाव नहीं था। रत्नेश भाई, मैं आपके पास आऊँ उससे पहले एक और सवाल कि आपके इस्तीफे की स्थिति क्या है? मतलब केजरीवाल जी तो जेल में है, तो वो एक्सेप्ट हुआ है, नहीं हुआ है, क्या है? देखिए, मैंने तो मुख्यमंत्री आवास पर अपना इस्तीफा भेज दिया, और अभी मैं वहाँ से मुझे कोई ऐसी कन्फर्मेशन नहीं आई कि आपका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है या नहीं कर लिया गया। तो पर करेंगे तो मुख्यमंत्री, करना तो मुख्यमंत्री को ही चाहिए। वो तो जेल में है, वो जेल में है। यही संवैधानिक संकट है। हाँ, लेकिन आपने इस्तीफा दिया हुआ है, लेकिन इस्तीफा जो है वो स्वीकार नहीं हो रहा है। इस्तीफा स्वीकार नहीं हो रहा। तो कायदे से अभी आप मंत्री हैं, टेक्निकली आप मिनिस्टर है, ठीक है। तो मतलब आपको पूर्व मंत्री फिर मैं नहीं बुलाऊंगा, आपने इस्तीफा दिया, एक्सेप्ट नहीं हुआ है। रत्नेश भाई, इनको तो चलिए कह दिया गया कि ईडी का प्रेशर था। आप फाउंडिंग मेंबर, इतने साल से आप पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं, आपने पार्टी को बढ़ते देखा है, हर चीज़ देखी है, आपको बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी गई पार्टी के अंदर, आपको प्रभारी तक बनाया गया, आपने छोड़ दी पार्टी। आपको भी कोई ईडी सीबीआई का प्रेशर था, आपने क्यों छोड़ी? देखिए, हम लोग तो पार्टी के कार्यकर्ता लोग हैं, ईडी और इन सब चीज़ों से हमारा कोई लेना देना नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि
जो जितने भी ये घोटाले वगैरह हुए हैं, इसमें आम कार्यकर्ता तो होता ही नहीं कहीं पर। इसमें तो एक मतलब मैं ये भी नहीं कह सकता कि सारे मंत्री होते हैं। इसमें तो एक पर्टिकुलर लोग हैं, जिन लोगों को जो है आज की तारीख में जिनके केसेस जो हैं चल रहे हैं या सब जुडिस हो रखे हैं। आम कार्यकर्ता का तो कोई लेना देना ही नहीं है। वो तो बेचारा ईमानदारी से जो है, मैं तो सही कहूँगा कि उसका जो काम रह गया, जो फाउंडिंग मेंबर थे, एक टाइम में 300 से ऊपर फाउंडिंग मेंबर होते थे पार्टी में, लेकिन घटते 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 आज हालत यहाँ तक पहुँच गई थी कि मेरे ख्याल से जो फर्स्ट डे वाले थे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब वाले, वो 40 से 50 लोग रह गए। उस समय जस्टिस हेगड़े होते थे, वो भी हमारी पार्टी के फाउंडर मेंबर थे। शांति भूषण जी होते थे, प्रशांत भूषण जी होते थे, कुमार विश्वास होते थे, यहाँ तक कि किरण बेदी जी होती थी, मतलब मयंक गांधी होते थे। ये सारे लोग कहाँ हैं आज पार्टी में? सब जा चुके हैं, कोई नहीं बचा। अब यहाँ तक हालत कार्यकर्ताओं को, जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो हमारे नए संगठन मंत्री बने हैं, जो पूरे देश के संगठन मंत्री बने हैं, उन्होंने एक टास्क ले रखा है कि पुराने जितने भी कार्यकर्ता हैं सबको जो है हाशिए तक पहुंचा दो, ताकि पुरानी जो जड़ें हैं ना वो सारी काट दो और नए पौधे लगाओ, ताकि कभी कोई क्वेश्चन ना करे कि भाई हम ये करने आए थे क्या। हम पार्टी जो हमने बनाई थी, जो हम लोगों ने अन्ना आंदोलन चलाया था, अन्ना आंदोलन में बैठ के जो कस्में खाई थी, क्या ये दिन के लिए किया था? आज ये सब चीज़ें देखने के बाद मैं बहुत व्यथित हुआ और मतलब बहुत टाइम से देख रहा था कि ऐसा हो रहा है। मतलब मैं अरविंद जी को बहुत इज्जत करता था। मुझे ये समझ में आया कि ये वो थे जिन्होंने कहा था कि अगर कभी कहीं पर भी कोई केस हो और जिसमें दर्ज हो तो उसमें आप पहले रिज़ाइन करो और केस के साथ जो है जाके उसकी जांच में जो है सहयोग करो। लेकिन जब हाई कोर्ट ने तक ने कह दिया कि आपके जो गिरफ्तार किया गया है वो बिल्कुल जायज़ है, तो ये देखने के बाद फिर उस दिन मेरा दिल बिल्कुल टूट गया। मैंने कहा अब ये तो लिमिट हो गई। और उसी दिन जो है मैंने, राजकुमार जी, मैं और एक और हमारे साथी हैं, हम तीनों ने जो है इमीडिएटली इस्तीफ़ा दे दिया। यहाँ तक कि मैं विधानसभा का BLS का डायरेक्टर था, मैंने उसी दिन जो है 11 तारीख को इस्तीफ़ा दिया है। आपका इस्तीफा भी एक्सेप्ट हुआ है, नहीं हुआ है? मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन विधानसभा में जो हम लोग देते हैं, हम लोग स्पीकर को देते हैं। स्पीकर साहब का काम है ये करना। लेकिन पार्टी से जो इस्तीफा दिया वो भी तो कन्वीनर तो अरविंद जी हैं। हाँ, ये सबसे बढ़िया बात है कि कन्वीनर तो अरविंद जी हैं, अरविंद जी अंदर हैं, तो हमारा इस्तीफ़ा जो है एक्सेप्ट कौन करेगा? दिस इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस कि जो चीज़ें हैं आज की तारीख में, जो एक कन्वीनर होते हैं पार्टी के, जो मतलब मुख्यमंत्री हो गए हमारे, तो अरविंद जी वो कन्वीनर भी हैं, तो वो ये एक्सेप्ट करेंगे चीज़ें। अगर वो कर ही नहीं रहे, वो है ही नहीं यहाँ पर, बाहर ही नहीं है, तो हम लोग तो सब वैसे के वैसे हैं। और यहाँ तक कि पूरी दिल्ली वैसी की वैसी पड़ी हुई है, क्योंकि काम दिल्ली में हो ही नहीं पा रहे। जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि केजरीवाल जी के जेल से सरकार चलाने की क्या दिक्कतें हैं, दो प्रैक्टिकल दिक्कत आपके सामने बैठी हुई हैं कि एक मंत्री इस्तीफा देके बैठे हैं, उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है और वो आज की डेट में टेक्निकली मिनिस्टर हैं आम आदमी पार्टी की सरकार में, और एक व्यक्ति जो फाउंडिंग मेंबर और इतने सीनियर व्यक्ति हैं वो पार्टी छोड़ के बैठे हैं, उनको पता नहीं कि पार्टी से वो बाहर हैं या नहीं है। ये है समस्या जिसको लेकर बार बार प्रश्न उठ रहा है। राजकुमार जी, अरविंद केजरीवाल जी से आपका जो कनेक्ट रहा है, आप जो उनको समझ पाए, वो क्यों नहीं छोड़ रहे हैं पद? क्या आपको क्या लग रहा है, क्या वजह है? ये बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब मनीष सिसोदिया जी के ऊपर ये वहीं से शुरू हुआ था शराब घोटाला, या जो भी सो कॉल्ड शराब घोटाला, तो जब उनका नंबर आया तो उनको कहा गया कि तुम शहीद भगत सिंह की तरह जीप पर खड़े होकर एक स्पीच दो और उसके बाद आप CBI ऑफिस जाओ और बिल्कुल डरो नहीं, लोग आपके साथ जाएंगे। और जब अरविंद केजरीवाल जी के अपने ऊपर आया तो वो 8-8, 10-10 सम्मन्स को से बचते फिरते हैं। तो ये दोहरे मापदंड जो हैं आम आदमी पार्टी के, ये मुझे समझ नहीं आते। सत्येंद्र जैन 2 साल से आज जेल में हैं, उनके लिए क्यों नियम वो लागू नहीं होता जो अरविंद केजरीवाल के लिए लागू होता है? अरविंद केजरीवाल जी को भी पहले सम्मन में जाना चाहिए था, जो होना था होता वो होता। तो ये सब चीज़ें, दोहरे मापदंड इस पार्टी में जो चलते हैं, ये पार्टी के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है कि केजरीवाल जी ने बाकियों को तो शहीद बना दिया कि जाओ जाओ तुम जेल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, और खुद 9-9 सम्मन तक जो है वो बचते रहे। ये पार्टी के अंदर चर्चा हो रही है।
यहाँ कार्यकर्ता और बाकी लोग, उनको शहीद बनने का पाठ पढ़ाया जाता है और खुद शहीद बनने का पाठ नहीं पढ़ते। भगत सिंह का पाठ लोगों को पढ़ाने के लिए, खुद के लिए नहीं है। रत्नेश ऐसा भाई, मुझे पार्टी लगता है। में एक डिसकंटेंट है कि भाई केजरीवाल जी दूसरों के लिए जो कर रहे हैं और खुद पे जो अप्लाई कर रहे हैं, वो अंतर दिख रहा है पार्टी में। देखिए, ये बात जो है कहना कि सिर्फ पार्टी में, ये गलत होगा, क्योंकि दिल्ली के प्रत्येक व्यक्ति जो कि आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है, अगर हमारी 67 सीटें आती हैं, इसका मतलब हर आदमी जो है इस समय दिल्ली में 70 में से अगर 67 सीटें आ रही हैं तो वो आम आदमी पार्टी को उसने वोट किया है। आज की तारीख में हर तबका ये जानना चाहता है कि तुम 9 समन पे क्यों नहीं गए। यहाँ पर अरेस्ट होने वाली जो बात है, अरेस्ट होते पहले पे होते ना। तुमने ही तो कहा था कि जब भी जांच होगी तो उसमें पहले रिजाइन करो और जांच में पार्टिसिपेट करो। ये हर कोई बोल रहा है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि एक कॉलेज का स्टूडेंट से लेके एक रिटायर्ड आदमी तक वो सब यही पूछते हैं कि भाई ये जाते क्यों नहीं है, किस बात का डर है। हर कोई यही जानना चाहता है। पार्टी के कार्यकर्ताओं को तो ये कहा जा सकता है ना कि भाई वो ये डिस्कंटेंटेड थे, ये थे, ये वो थे, लेकिन दिल्ली की सारी जनता डिस्कंटेंटेड है। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, वो कह रहे हैं हमको गलत अरेस्ट करना चाहते थे, इसलिए मैं नहीं जा रहा था। नहीं, गलत क्या? अगर आप पूरा, इसका मतलब शराब का जो मुद्दा है ये गलत है क्या? तो फिर जमानत क्यों नहीं होती? अगर ये गलत है तो जमानत क्यों नहीं हो रही? सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिलती, हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिलती, लोअर कोर्ट से जमानत नहीं मिलती, ये कैसे हो सकता है? तो आप लोग जो कि पार्टी के सीनियर लोग हैं, आपसे कार्यकर्ता आके पूछते हैं कि सर ये लोग तो कहते हैं कुछ नहीं किया, पर इनकी जमानत क्यों नहीं होती? पूछते हैं लोग? हाँ, बिल्कुल पूछते हैं, बिल्कुल पूछते हैं ये बात। और इस बात के लिए लोग परेशान भी रहते हैं कि जमानत क्यों नहीं होती। तो आप लोगों को भी तो समझाना मुश्किल होता होगा कि क्यों नहीं हो रही जमानत, क्योंकि ये जब जमानत नहीं हो रही और कोर्ट तो कई बार कह रहा है कि प्राइमा फेसी केस दिख रहा है, तो उधर कार्यकर्ता को आप लोग क्या समझाते थे फिर? देखिए, ऐसा होता है, हमारी पार्टी जो है ना, एक बहुत निचला तबका जो होता है ना, रेड़ी फेरी झुग्गी वाले, वहाँ से उठी है और वो लोग दिल से हमारे साथ लगे हुए थे। लेकिन अब आज की तारीख में जैसे मैं भी अपने घर का सामान खरीदने जाता हूँ तो पूछते हैं भैया क्या ये सच है? मैं कहता हूँ नहीं नहीं झूठ है। तो कहते हैं भैया फिर एक पे एक क्यों मिलती थी, अब नहीं मिलती? अगर एक पे एक मिलती थी उस समय तो कुछ तो होगा ना। ये कैसे मिलती थी? आज तक तो कभी ये सुना नहीं ऐसा कि एक पे एक मिलती है। यही मेजर वजह है कि किसको समझाओ। हर एक के दिमाग में आप कितना भी बात कर लो, कितनी देर भी बैठ के समझा लो उसको, लेकिन अल्टीमेटली वो ये आ जाता है भैया ठेके तो बड़े सारे दिए गए थे, और इतने सारे ठेके, 750 ठेके कहाँ से? बेशक खुले नहीं, खुले तो 400 450 ही थे, लेकिन बाकी के ठेके जो हैं लोगों को एलोकेट तो करे गए थे ना। यानी आप कह रहे हैं कि आम पब्लिक के बीच में अरविंद केजरीवाल का जो सपोर्ट था वो कमज़ोर पड़ा है, लोग अब उनसे दूर हुए हैं दिल्ली में? बिल्कुल, मैं ये बिल्कुल कह सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे, ये एक्चुअली पार्टी ना कुछ ये नहीं कह सकते कि किसी संगठन की पार्टी चल रही थी। ये ना परिवारवाद वाली पार्टी थी। यहाँ परिवार, पूरे परिवार लोगों के जुड़े हुए थे। विदेशों से जो बच्चे बैठे हुए हैं वो अपने माँ बाप को कहते थे कि आम आदमी पार्टी वाले अगर आएंगे तो उनको जो है डोनेशन में ये दे देना, इतने पैसे दे देना, ये चेक मैं छोड़ के जा रहा हूँ, ये चेक दे देना आम आदमी पार्टी वालों को। तो ऐसे लोगों जो हैं वो बहुत बुरी तरह से आहत हो गए हैं इस समय। राजकुमार जी, आपको भी लगता है केजरीवाल जी को नुकसान हुआ है दिल्ली में इन चीज़ों का? हाँ, डेंट तो पड़ा है, बिल्कुल डेंट पड़ा है, बिल्कुल डेंट पड़ा है। आप अपनी विधानसभा में जाते हैं, बातचीत होती है, लोग क्या बोलते हैं? हमारी विधानसभा में भी देखिए, अब जो भी इनके आयोजन होते हैं उसमें पब्लिक साथ नहीं देती। कार्यकर्ता होते हैं लेकिन पब्लिक नहीं होती, क्योंकि पब्लिक ना अब सोच में पड़ गई है कि आखिर वो करे तो करे क्या। वो लोग सोच में पड़ गए हैं जो कोर वोटर थे आम आदमी पार्टी के। हमारी विधानसभा में मेरे को तो एक और दिक्कत आती है कि जैसे पानी की समस्या बहुत रहती है हमारी विधानसभा में। मैं पानी के लिए बहुत बार गया, मुख्यमंत्री जी से भी बात की, पहले सत्येंद्र जैन जी थे उनसे बात की, राघव चड्ढा था उससे बात की। पानी की समस्या ख़त्म नहीं हुई। पानी का जो टैंकर माफिया है वो ख़त्म नहीं हुआ, पहले कांग्रेस के हाथ में था, अभी भी वही हाल है। बहुत सारी विधानसभाओं में अभी भी टैंकर से पानी जाता है, हमारे यहाँ भी जाता है। और पानी की समस्या ख़त्म नहीं हुई, यहाँ तक हुआ
कि पानी पीछे बाई इलेक्शन हुआ राजेंद्र नगर का, तो पटेल नगर का पानी काट कर राजेंद्र नगर विधानसभा में डाइवर्ट कर दिया और हमारे यहाँ पानी की किल्लत और बढ़ गई। तो ऐसे हालात में हम लोगों की अगर सेवा ही नहीं कर पाएंगे तो कौन हमारा साथ देगा और हम क्यों वहाँ रहें। तो वो हो सकता है एलजी की वजह से ना हो रहा, ये हर चीज़ में तो कहते हैं एलजी नहीं करने दे रहे। नहीं, एलजी पानी थोड़ी काटेगा, जो अवेलेबल हैं हमारे पास चीज़ें उसमें से एक डाइवर्ट करके दूसरी विधानसभा में, आम आदमी पार्टी की ही विधानसभा में अगर भेज रहे हैं तो उसमें एलजी का काम नहीं। आपको कभी ऐसा एज अ मंत्री ये दिक्कत आई कि आप काम करना चाह रहे हैं लेकिन एलजी काम नहीं करने दे रहा, ये दिक्कत आती थी आपको? एलजी की जो दिक्कतें आती थी वो मुख्यमंत्री के लेवल पे आती थी और उनको पता होगा ज़्यादा, लेकिन एलजी की दिक्कतें आती हैं। वो तो देखिए केंद्र शासित ये राज्य है तो कुछ दिक्कतें उसमें आती हैं और वो दोनों तरफ से ज़्यादा है, वो दिक्कतें तो हैं ही। लेकिन ये कहना कि सब कुछ एलजी की वजह से रुका हुआ, ये ठीक नहीं है। नहीं, सब कुछ तो नहीं रुका हुआ, लेकिन हाँ लागतबाजी रहती है, लागतबाजी। दिल्ली के स्कूल अस्पताल, पानी तो आप कह रहे हैं कि नहीं समस्या सुलझा पाई है। हम्म। स्कूल अस्पताल का मॉडल कहा जाता है कि बहुत शानदार है दिल्ली में, कोई प्रश्न उठा दे तो कहा जाता है ये बीजेपी के लोग हैं इसलिए प्रश्न उठा रहे हैं। आप तो सरकार में मंत्री हैं अभी टेक्निकली, दिल्ली के स्कूल और अस्पतालों की हालत सुधरी है? पहले से स्कूलों की हालत सुधरी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जिस स्पीड से सुधरी थी वो स्पीड कहीं खो गई। दुख इस बात का है कि वो स्पीडें खो गई हैं, आज वो काम नहीं हो पा रहे। आज हम किन्हीं और बातों में लग गए हैं, आज हम राजनीति में लग गए हैं, आज हम मंत्री होने की जगह प्रेस कॉन्फ्रेंसों में लग गए हैं। वो स्पीड जो कभी बरकरार हुई थी, जो बनाई गई थी, वो बिल्कुल रुक गई। तो एक बार झटके में जो काम हुए थे वो तो हुए थे, उसके बाद नहीं हो रहे। ये कब से स्पीड कमजोर पड़ी आपको लगता है? ये स्पीड तो आप देख ही रहे हैं कि मेरे ख्याल से 2 साल से तो कोई काम हो नहीं रहा, कोई काम नहीं हो रहा है। शायद अरविंद केजरीवाल जी की क्या एक्सपेक्टेशन देश में पार्टी को खड़ा करने बढ़ाने में, उनकी जो ऊर्जा है क्या वो ज़्यादा लग रही है इसलिए दिल्ली में काम नहीं हो रहा रत्नेश भाई? जो पार्टी का हम लोगों का जो शुरुआत थी, हम लोग की शुरुआत में मतलब मैं तो कहूँगा 2012 से शुरुआत हुई, लेकिन धीरे धीरे करके बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए गए थे जिसमें कि आम आदमी जो है वो अरविंद जी के बिल्कुल ऐसा लगता था कि आपने किसी को कुछ कहा तो कहता था मैं अरविंद जी को बोलूँगा अगर तुम ऐसे करोगे तो। वो जो चीज़ थी, जो जनता दरबार लगता था, रोज़ सवेरे 9 बजे अरविंद जी बैठते थे और 2015 से लेके 18 तक बिल्कुल सही था, लेकिन 18 के बाद जनता दरबार बंद हुआ। धीरे धीरे करके जो है, जो आम आदमी जो सोचता था मेरा मुख्यमंत्री मेरा अरविंद केजरीवाल, जो आज कहा जाता है कि जनता का बेटा अरविंद केजरीवाल या दिल्ली का बेटा अरविंद केजरीवाल, वो बेटा जो है वो अपने परिवार से दूर होता चला गया। वो इतना दूर हो गया कि उसे यही नहीं पता चला कि अपना परिवार जो था वो दिल्ली में ही रह गया। आप जो है दूसरी जगहों पे ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया, यहाँ तक कि आप मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ गए, छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ गए, पंजाब में चुनाव लड़े, सरकार बनी, हिमाचल में चुनाव लड़े, उत्तराखंड में लड़े, कहीं पर भी 1% 2% से ज़्यादा वोट नहीं मिला। पंजाब में भी क्योंकि एक वैक्यूम था इस वजह से सरकार बन गई। लेकिन जो संगठन, जो परिवार एकत्र होकर जिसने पूरे टाइम काम किया था पार्टी के लिए, वो जो है वो पूरा संगठन धीरे धीरे करके ख़त्म होता चला गया। ये आगे चलते गए, पीछे पीछे जो कहते हैं ना कि आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ बाकी मेरे पीछे आओ, आधे इधर चले गए आधे उधर चले गए और पीछे इनके कोई राह ही नहीं। तो जो पॉलिटिकल एम्बिशंस थे अरविंद केजरीवाल के वो बहुत बड़े थे, इस चक्कर में दिल्ली को सफ़र करना पड़ गया। वरना आप जैसा कह रहे हैं कि शुरुआत अच्छी थी, 15-18 तक सब कुछ ठीक चल रहा था, जनता दरबार लग रहा था, सुधार हो रहा था, लेकिन अरविंद केजरीवाल शायद प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी देख रहे थे तो उस गति में शायद चीज़ें जो हैं वो गड़बड़ा गई काफ़ी हद तक। ये बताइए अरविंद केजरीवाल कितने लोकतांत्रिक हैं, क्योंकि जो लोग छोड़ कर गए वो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि बहुत ऑटोक्रेटिक हैं और कई लोग तो तानाशाह टाइप के भी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। आप पार्टी के लिहाज से बता सकते हैं, आप सरकार के लिहाज से बता सकते हैं, केजरीवाल जी कितने लोकतांत्रिक हैं जब वो सरकार चलाते हैं, आप लोगों की कितनी सुनते हैं? देखिए लोकतांत्रिक तो हैं, लेकिन अभी भी ये पार्टी एक एनजीओ की तरह चलती है। अभी भी कुछ लोग मिलकर सरकार चलाते हैं, अभी भी कॉर्नर मीटिंग्स में ये सरकार चलती है। तो अगर सबका पार्टिसिपेशन नहीं रहता तो फिर लोकतंत्र कहाँ जनता है। अगर हम एक किसी फैसले की तरफ बढ़ते हैं,
हम तो उसमें 3 आदमी, 3 मंत्री और एक मुख्यमंत्री मिलकर कोई फैसला ले लेते हैं और बाकी विधायक और बाकी मंत्रियों से नहीं पूछा जाता। तो मुझे तो लगता नहीं कि इसको लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र का तो मतलब यही है कि सबसे पूछकर सबका पार्टिसिपेशन हो, तभी लोकतंत्र होता हाँ, है। अरविंद केजरीवाल जी तो कॉन्सेप्ट ही ये लाए थे कि हम तो पब्लिक से भी पूछेंगे। बिल्कुल। आप कह रहे हैं पार्टी के अंदर जो विधायक हैं उनसे भी नहीं पूछा जाता? उनसे भी कुछ लोग ही चलाते हैं। कुछ लोग कौन कौन? अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया? हाँ, पहले मनीष सिसोदिया जी थे हम्म। और अभी जैसे आतिशी हैं, सौरभ हैं, इस तरह के तो 3-4 लोग हैं, संदीप पाठक हैं। आतिशी और सौरभ इतने पावरफुल कैसे हो गए? इसकी चर्चा होती है कभी? अभी चूंकि मनीष सिसोदिया नहीं है और सत्येंद्र जैन भी नहीं है, तो यही 2 लोग हैं और संदीप पाठक हैं, ये 3-4 लोग हैं। और ये विभव जो है इनका रोल क्या रहता है? विभव तो उनका पूरा ऑफिस संभालते हैं। तो वो भी पावरफुल है या सिर्फ जो एक ऑफिस संभालने वाला काम है उतना ही है? ऑफ कोर्स पावरफुल है, क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन है उनके थ्रू ही जाती है। रत्नेश भाई, पार्टी के अंदर कितना लोकतंत्र है? सरकार में तो नहीं है, कह रहे 3-4 लोग सब चला रहे हैं। पार्टी के अंदर? देखिए, पार्टी के अंदर जो लोकतंत्र, मतलब मैं जब भी बात करूंगा, मैं बात करूंगा कि 2012 में जब 13 में चुनाव लड़े हम लोग, तो उस समय जो है पर्ची डाली जाती थी कि किस व्यक्ति को इस विधानसभा से इलेक्शन लड़वाया जाए, और वो सारे डब्बे इकट्ठे करके हम लोग पार्टी के हेडक्वार्टर में जाते थे कौशाम्बी में। वहाँ पे जो है पर्चियाँ गिनी जाती थी, उसमें से जिनके नाम आते थे उन लोगों को जो है टिकट दी जाती थी। लेकिन धीरे धीरे करके, मतलब हमें सबसे बड़ा झटका और सबसे ज़्यादा दुख तब हुआ जब राज्यसभा के अंदर हमारी पार्टी ने, जब 67 सीट आई थी, तो राज्यसभा भी हमारी थी, 3 सीटें थीं। उस समय जो है दूसरी पार्टी से आए हुए कुछ व्यक्ति, जिनको कि राज्यसभा में भेजा गया, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखा जाए फेसबुक वगैरह पे और वैसे देखो आप सोशल मीडिया पे, तो बहुत ही क्वेश्चनेबल था। ऐसे लोग जो हैं जब राज्यसभा में पहुंचे तो मतलब सारे कार्यकर्ता जो है हक्के बक्के रह गए कि ये कैसे हो सकता है। आशुतोष जी क्यों नहीं गए? हमारी पार्टी में आशुतोष जी थे, बहुत सीनियर लीडर, आज की तारीख में बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। ऐसे लोग हमारी पार्टी में थे जो हमारी पार्टी के प्रवक्ता भी होते थे, उन लोग को दरकिनार कर दिया गया। उसके बदले कांग्रेस से आए हुए एक लीडर को जो है भेज दिया गया राज्यसभा में। जो क्यों भेजा गया? अब यही तो बात वजह है कि जब लोकतंत्र की बात करेंगे हम, तो लोकतंत्र तो राज्यसभा में भी खत्म हो गया। विधानसभाओं में जब टिकटें दी गई, एक टाइम में तो हम लोग पर्चियां गिनते थे, वोटिंग होती थी, लेकिन धीरे धीरे करके वो वोटिंग गायब हो गई। आज की तारीख में कहाँ वोट हो रहा है, कहाँ है स्वराज? जब ग्राउंड लेवल के ऊपर जब आप टिकट दे रहे हो, एमएलए की टिकट दे रहे हो, जब वहाँ पे लोकतंत्र नहीं रहा, तो राज्यसभा में जब आप वहाँ से चुने हुए जो लोग हैं, जो लोकतंत्र के या स्वराज के अंतर्गत चुन के ही नहीं आए, तो आप आगे किसको चुन के भेजेंगे? तो टिकट भी क्या 3-4 लोग ही दे रहे हैं? ये आम आदमी पार्टी के अंदर एक पॉलिटिकल अफेयर कमेटी है, जिसके अंदर जो है 8-9 लोग हैं। ये 8-9 लोग ही जो है सारे डिसीजन ले लेते हैं। अब टिकट देना, वो जो स्वराज वाला मॉडल और वो सब था, वो सब दरकिनार कर दिया गया धीरे धीरे करके। अब कोई ऐसा नहीं है कि कोई कहे कि जनता ने मुझे चुना था और आज मुझे यहाँ पे टिकट मिल गई, नहीं। अब जो है पॉलिटिकल अफेयर कमेटी है, कमेटी के अंदर जो है 8-9 लोग बैठे हुए हैं, वो लोग जो है जो डिसाइड कर लें, वहाँ पे जो है उसको। कोई फीडबैक मैकेनिज्म नहीं है? कोई फीडबैक मैकेनिज्म नहीं है। जिसका मन वो दे देते हैं? जिसका मन हो या जिसकी पहुँच हो। दूसरी पार्टी से लोग आते हैं जिनकी पहुँच होती है, वो लोग जो है टिकट लेके चुनाव लड़ते हैं। और कार्यकर्ता जो है, जो ग्राउंड लेवल पे कार्यकर्ता है, जो सालों से लगा हुआ है पार्टी में, 10-10, 12-12 साल हो गए हैं, वो भी सोचता है कि कभी तो मेरा नंबर आएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि हमेशा जो है दूसरी जगह से लोग आते रहते हैं और कार्यकर्ता जो है अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता रहता है। लोकतंत्र तो बिल्कुल खत्म हो गया पार्टी के अंदर। राजकुमार जी, आप दोनों कह रहे हैं ना सरकार में लोकतंत्र है, ना पार्टी के अंदर लोकतंत्र है, और अरविंद केजरीवाल पॉलिटिक्स बदलने आए थे। आप लोगों ने उनके साथ रहते हुए ये रियलाइज़ किया कि वो खुद कब बदले, या वो पहले बदले हुए थे, ओरिजिनल अरविंद केजरीवाल यही हैं जो आज दिख रहे हैं? देखिए, शायद उनकी कोई मजबूरी रही होगी,
पहले तो ऐसा नहीं लगता था कि वो ऐसे थे। उनकी क्या मजबूरी रही होगी? पहले मजबूरी थी कि वैसे दिखते थे, या अब मजबूरी है इसलिए ऐसे हो गए? अब कोई मजबूरी होगी, पहले तो लगता नहीं था कभी भी कि वो ऐसे हैं। नहीं तो इतने सारे लोग इतने दिल से उनके साथ नहीं जुड़ते, कभी नहीं लगता था। लेकिन अब धीरे धीरे सबको समझ में आने लग गया है। पार्टी के अंदर और लोग जो हैं वो नाराज हैं इस चीज से, भले बोल ना पा रहे हो, देखिए, आपसे तो पार्टी कभी में चर्चा होती होगी? बहुत लोगों का दम तो घुट रहा है, लेकिन कोई खुल के चर्चा इस पे नहीं करता एक दूसरे। हमने ही नहीं करी किसी से, तो कोई हमसे क्या करेगा? तो देखिए आगे आगे क्या होता है। कुछ सवाल इस पे भी उठ रहे हैं कि राघव चड्ढा विदेश में, वो आ नहीं रहे। हाँ, राघव जी कोई अपनी आँख का ऑपरेशन या कुछ करा रहे हैं, हम्म। तो काफ़ी लंबा हो गया है, देखिए क्या होता है। स्वाति मालीवाल के लिए भी कहा जा रहा है वो भी नहीं दिख रही हैं। मतलब देखिए, किसी का अपना पर्सनल काम हो सकता है, लेकिन पब्लिक ये पूछ रही है कि ऐसा क्या पर्सनल काम कि आपके इतने बड़े नेता पूरे होल एंड सोल जो हैं वो जेल चले गए और आप आ नहीं पा रहे हो? तो क्या वो निजी काम ही है, या पार्टी में भी चर्चा हो रही है कि क्या ये लोग छोड़ के तो नहीं चले गए? देखिए, डिप्लोमेसी हमसे तो आती नहीं। हम तो जब हमने इस्तीफ़ा दिया उससे 2 दिन पहले तक, 1 दिन पहले तक जो भी पार्टी की एक्टिविटीज़ थी उनमें सम्मिलित थे। हम ठीक है, हमारा दम घुट रहा था, लेकिन हम काम कर रहे थे जब तक जहाँ हैं। उसके बाद एक दिन लगा कि हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं। हमने कदमों को रोका, एक लंबी सांस ली, इस्तीफ़ा दिया और अपने आप को बहुत रिलैक्स फ़ील किया। अब बाकी लोगों का अपना एक तरीका होता है कि वो धीरे-धीरे अलग होते हैं और एक लंबी एक दूरी बनाते हैं, फिर छोड़ते हैं, उनका वो जाने। आपकी पर्सनल सोच क्या है? आपको लगता है राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी छोड़ेंगे? नहीं, मैं उनके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता। नहीं कह सकते। रत्नेश भाई, पार्टी के अंदर कितने लोग जो हैं वो इस वक्त नाराज चल रहे हैं? पार्टी के अंदर अब बेसिकली प्रॉब्लम यहाँ पर आ गई है कि पार्टी में जितने भी पुराने कार्यकर्ता हैं वो सब अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। अब नए लोग जो आते हैं पार्टी में, उनको लगता है कि हम एमएलए का चुनाव लड़ने आए हैं, हम जो है काउंसलर का चुनाव लड़ने आए हैं। तो वो जो पर्पस था कि व्यवस्था परिवर्तन, मतलब बदलेगी राजनीति बदलेगा देश, जो एक नारा था, वो जो है वो डिफीट हो गया। तो अब पुराने वाले जितने भी कार्यकर्ता थे, आज आप, मैं सिर्फ दिल्ली में नहीं, मैं क्योंकि मध्य प्रदेश में भी रहा हूँ एज ए प्रभारी, मैं हिमाचल प्रदेश में प्रभारी रहा हूँ, मैं उत्तराखंड, पंजाब, गुजरात, गोवा, सब जगह जो है मैं एज एन ऑब्जर्वर मैंने काम किया हुआ है। तो वहाँ पे भी सारे मतलब पूरे के पूरे भारतवर्ष में, जहाँ पर मतलब हम लोगों ने 8-9 स्टेट में देखता था एज एन ऑब्जर्वर, मैंने देखा कि मैं हैरान रह गया देखकर कि सब जगह जो है डिस्कंटेंट हो गया है कि भाई हम भी तो पुराने कार्यकर्ता हैं। जो नए हमारे संगठन मंत्री आए हैं उन्होंने तो सबसे सारे पुराने कार्यकर्ताओं को हाशिए पे लगा दिया है। मतलब आज मैं, क्योंकि लोगों को लगा, मतलब लोग जो हैं कोई डरते हैं, कुछ घबराते हैं कि यार हम लोग इतने पुराने हैं, ये होगा वो होगा। मैंने जब मेरे को लगा कि यार यहाँ तो अब काम करना मुश्किल है, मतलब आप जो है, हमारा चुनाव सामने खड़ा हुआ है पार्टी का, और कार्यकर्ताओं को बिल्कुल साइडलाइन कर रखा है। कोई कार्यकर्ता जो है पार्टी के चुनाव के अंदर, जितने भी कि कह देते हैं डोर टू डोर चले जाओ, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, जंतर मंतर पे अभी जो है एक प्रोटेस्ट रखा, उस प्रोटेस्ट के अंदर 400-500 आदमी आए। मैं तो देख के हैरान था कि 150 तो वहाँ पे जर्नलिस्ट थे और 400-500 हमारे कार्यकर्ता थे। 400-500 वो 400 400-500 भी नहीं थे उसमें भी, मतलब आप ये सोचो, हमारे 135-140 तो काउंसलर हैं, उसके बाद हमारे 62-63 एमएलए हैं। तो इतने तो, अगर ये लोग 2-2, 4-4 लोग भी लेके आ जाएं तो 2,500-3 हज़ार आदमी हो जाना चाहिए था। कहाँ है हमारे जो है, मतलब पंजाब से वो हैं, राज्यसभा सांसद हैं, पंजाब में हमारी सरकार चल रही है, इतने बड़े बड़े संगठन हम पूरे देश में बोल रहे हैं। मतलब हमारे संगठन मंत्री जी का जो अपना प्रदेश है छत्तीसगढ़, वहाँ पे जमानतें जब्त हो गई हमारी चुनाव में, 1%, 1.5% वोट पड़ता है। तो ऐसे जब संगठन मंत्री होंगे तो संगठन कहाँ रह जाएगा? खत्म हो गया संगठन। आपको लग रहा है पार्टी टूटेगी? जो हालात हैं आज की तारीख में, मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि पार्टी टूटेगी, लेकिन हाँ, संगठन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इधर से उधर मूव करेगा। बिल्कुल करेगा। बिल्कुल करेगा। और पार्टी, आप लोग दोनों कह रहे हैं कि ऑलरेडी कमज़ोर हो चुकी है,
तो जो लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं रोज आकर, क्या वो उसको ढकने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई कहीं से ये मैसेज ना जाए कि हम कमजोर है? कम से कम टीवी पे तो देख के लोगों को लगे कि नहीं नहीं सब ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो करेंगे ही, वो तो करेंगे और करना चाहिए भी। करना चाहिए भी। राजकुमार भाई का अरविंद केजरीवाल से प्रेम तो है अंदर नहीं, अंदर, नहीं, बोल मुझे लगता करना तो है। चाहिए। वो सॉलिडेरिटी तो रहेगी, उनमें तो रहनी चाहिए। आपने नहीं जब तक दिखाई हम ना, थे, आपने छोड़ दी सॉलिडारिटी। नहीं, हम जब तक थे, जब तक तो हमने दिखाई ना। तो अब ये वो हैं तो दिखा रहे हैं। तो मतलब भरोसा नहीं है, जो आज सॉलिडारिटी दिखा रहे वो भी कल आपकी तरह चल देंगे फिर? ऑब्वियसली हो सकता है, कोई हो बड़ी सकता बात है। नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला नंबर आप दोनों का गैस क्या है, किसका हो सकता है? कई लोग कह रहे हैं राघव चड्ढा। आपको लग रहा है राघव चड्ढा के जो हालात दिख रहे हैं वो कुछ उचित नहीं लग रहे? देखिए, मैं राघव चड्ढा जी के बारे में स्टेटमेंट दूं, इससे बेहतर होगा कि मैं ये कहूँगा एक रेटिना डिटैचमेंट के लिए अगर आपको जो है यूके जाना पड़ रहा है, तो हमारे जो दिल्ली में इतना बड़ा एक हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया, जिसके बारे में कहा जाता है कि विदेशों से लोग आके देखते थे, तो ऐसा एक रेटिना डिटैचमेंट का जरा सा एक छोटा सा इलाज, जिसमें सुबेरे आदमी जाता है शाम को घर आ जाता है, आधे घंटे उसके लिए जो है हमारे को यूके जाना पड़ता है और 1.5 महीना हो गया। ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या हमारे सौरभ भारद्वाज जी हैं, इन्होंने हमारे जो मतलब इतना बड़ा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो फेल हो गया, इसका मतलब कि एक रेटिना डिटैचमेंट के लिए जो है हमारे को विदेश जाना पड़ रहा है। तो हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर साहब हैं, मेरे को लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस मंत्री बन गए हैं वो हेल्थ मिनिस्टर के बदले। तो इन लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्क्रिप्ट कहाँ से आती है? अब तो केजरीवाल जी भी नहीं है। देखिए, हमारी पार्टी के अंदर जो है एक मीडिया सेल है, जो सोशल मीडिया भी देखता है, जर्नलिस्ट भी देखता है, चैनल्स भी देखता है। वहीं पर जो है एक स्क्रिप्ट बनाई जाती है और वो सब लोग को डिस्ट्रीब्यूट की जाती है और उसी लाइन पे जो है सारे जने जो हैं उस पर बात करते हैं। कोई सवाल जवाब नहीं होता? राजकुमार जी, मान लीजिए आपका मन नहीं है, आपको ये बोला जा रहा है जाके ये बोलिए, आपका मन नहीं कि मुझे ठीक नहीं लग रहा, आप ऐसा विरोध कर सकते हैं आम आदमी पार्टी में? नहीं, ये पॉसिबल नहीं। ये पॉसिबल नहीं। तो काहे का लोकतंत्र है फिर? ये दूसरों को तानाशाह बोलते हैं, आप कह रहे हैं जो लिख के दे दिया वो जाके बोलो, और कोई विरोध भी नहीं कर सकता। आप में से किसी ने अरविंद केजरीवाल को मुंह पर ये बोला है कि बॉस ये ठीक नहीं चल रहा है? आप दोनों में से मैंने बोला है, बोला है? क्या बोला था आपने? आपको वो दिन यही याद? बोला था कि ये ठीक नहीं चल रहा सर, इसको ठीक करना पड़ेगा आपको। ये उन्होंने कितने कहा दिन करते- पहले की बात है? ये बात हो गई कोई 6 महीने। 6 महीने। आप केजरीवाल जी के घर पे गए थे और आपने एग्जैक्टली अगर थोड़ा आप बता सके कि किस विषय पे बोला कि ये ठीक नहीं चल रहा है? ये राज्यसभा और ये सब बातों पे ही बोला था, यहाँ तक कि जो महिला इसका क्या था वो, DCW। हाँ, दिल्ली जो महिला आयोग है, उसके अध्यक्ष दलित बनाने के लिए मैंने बोला था उनको। उस पर भी हमारी ये सब बातें हुई। उससे पहले भी कई मौके आए ऐसे, उसमें मैंने बोला मैंने कि गलत है सर। और उन्होंने क्या कहा? उनका देखते हैं, वो बहुत हमारे नेता हैं, रहे हैं, तो बहुत डिप्लोमेटिक तो होते ही हैं। आपने जब ये कहा उसके बाद अरविंद केजरीवाल का आपके प्रति व्यवहार बदला क्या, या वैसे ही था? बदला, क्या बदलाव महसूस किया आपने? मतलब ही स्टार्ट इग्नोरिंग मी। कि ये तो ज्यादा बोलता है। ही स्टार्ट इग्नोरिंग मी, और उसी का धीरे धीरे रिजल्ट होता है ये सब। पहले आप केजरीवाल जी से जब चाहते थे मिलने जा सकते थे? हाँ, केजरीवाल जी से मेरे बड़े अच्छे रिलेशन थे, बहुत अच्छा, बहुत प्यार करते थे मुझे। लेकिन जब से मैंने बोलना शुरू किया, उन्होंने इग्नोर करना शुरू कर जब से आपने दलितों की आवाज उठानी शुरू की उन्होंने तो ignore केजरीवाल करना जी ने आपसे कन्नी काट ली। तो और मेरे साथ ही क्या, पीछे दलितों के जो 2 मंत्री रहे उनके साथ ही कौन सा अच्छा व्यवहार किया? उनके साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं किया। वो लोग समय काट गए। जैसे मेरे से पहले के जो भी मंत्री थे वो 7-1 साल रहे, तो 7 साल वो काट गए। अदरवाइज उनकी भी कोई बात नहीं सुनी गई। वो 7 साल काट गए। उन्होंने कहा ठीक है, हम नहीं काट सकते, सबकी अपनी अपनी पेशेंस लेवल है, रेजिस्टेंस है कि कितनी कौन कर सकता है, कितना कौन झेल सकता है। वो काट के हो, लेकिन हम नहीं कर सकते। आपको क्या ऐसा लगा कि आपको इसलिए कम सुना जा रहा है कि आप मुद्दे उठा रहे हैं, मुंह पर बोल दे रहे हैं इसलिए, या आप दलित हैं इसलिए?
मुद्दे उठा रहे हैं। दलित होना कोई पाप नहीं है, दलित तो बहुत लोग हैं पार्टी में। जो नहीं बोल रहे वो तो सब ऐश कर ही रहे हैं। बोलने वाले की दिक्कत। हाँ, दलितों के मुद्दे उठाने वाले की दिक्कत है। कोई वो अनटचेबिलिटी और ये सब चीज़ें तो रह नहीं गई, दिस इज ट्रू। लेकिन दलितों की आवाज़ उठाना, दलितों की बात करना, दलितों के लिए बोलना, ये इनको लगता है कि मतलब ये चाहते हैं कि दलितों पर सिर्फ भाषणबाजी होती रहे, उनके लिए काम ना हो। हम चाहते हैं कि उनके लिए काम हो। आपने जब वो बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो और भगत सिंह की फोटो के बीच में केजरीवाल जी की फोटो देखी, वो आपका उस वक्त पहला रिएक्शन क्या था? देखिए, फ्रैंकली उस पर मेरा कोई रिएक्शन ऐसा ज़्यादा नहीं रहा कि उसमें कुछ मुझे बहुत बुरी लगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी भी परेशान हैं। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि देखिए, बाबा साहेब की और हम उनकी भगत सिंह जी की फ़ोटो लगाते हैं तो हम उनके रास्ते पर चलें, ना कि सिर्फ फ़ोटो लगाकर एक खाना पूरी कर दें। हम जैसे अभी बात हो रही थी कि भगत सिंह जी ने 1 सेकंड में अपने आप को जेल में सरेंडर कर दिया था। वो भी चाहते तो वो भी कोई ना कोई अंग्रेज़ों से बात करके, कुछ करके अपने आप को दूर रख सकते थे। बाबा साहेब का जो संविधान है, उस संविधान के हिसाब से ही हमें सब कुछ करना चाहिए। हम उन दोनों से इतर हो जाते हैं काम करने में, वहाँ दिक्कत है। रत्नेश भाई, ये पार्टी के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, इन्होंने तो मुंह पे कह दिया कि गड़बड़ है, उसके बाद से इनको साइड कर दिया गया। पार्टी के अंदर कोई आपको दिखा जिसने बोला हो केजरीवाल जी को? क्योंकि जो लोग बोल सकते थे, जैसे मुझे लगता है कुमार विश्वास, वो तो खुद ही कई इंटरव्यूज़ में कहते हैं कि मैं तो मुंह पे बोलता था कि यार ये ठीक नहीं हो रहा है। तो वैसे बोलने वाले जितने लोग थे, या वो क्या वो छोड़ के जा चुके हैं, या अभी भी कुछ लोग बचे हैं और उनके बोलने के बाद उनके साथ भी वही हो रहा है जो इनके साथ हुआ? देखिए, बहुत सारे लोग जो उस समय थे, मैं तो 2012 से लेके अभी तक की बात करूँगा, तो मेरे ख्याल से सब लोग जानते हैं सारे। मतलब किरण बेदी जी थी, क्या वो चुप रहती थी? नहीं, वो भी बोलती थी। प्रशांत भूषण जी जो है वो भी गाइड करते थे। मतलब मयंक गांधी हो गए, सब लोग बोलते थे, इसलिए उनको धीरे धीरे करके सबको हाशिए पे लगा दिया गया। मैं मतलब इतना भी दूर ना जाऊं, मैं तो जब एज ए फाउंडर मेंबर अन्ना बोलते थे, तो अन्ना ही आज की तारीख में कहाँ है आम आदमी पार्टी में? जिन्होंने बैठ के अनशन किया था और जिनके बल पे आज आम आदमी पार्टी खड़ी हुई है, वो अन्ना कहाँ है? वही नहीं रहे। तो जो पार्टी के अंदर आज की तारीख में बैठे हुए हैं, उनको लगता है शायद हमारी भी कभी सुनवाई होगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। सारे कार्यकर्ता, पुराने कार्यकर्ता, इतने पुराने लोग जो पार्टी में जुड़े हुए थे, धीरे धीरे करके एक एक करके सब छोड़ के चले जा रहे हैं। और पार्टी के लोगों के लिए केजरीवाल जी से मिलना कितना आसान या मुश्किल है? देखिए, पार्टी के लोगों में तो अगर आप ऊपर वाले 3-4 मंत्रियों की बात करेंगे या उनके कुछ खास लोगों की बात करेंगे, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन एक कार्यकर्ता के लिए उनसे मिलना बहुत मुश्किल था। बहुत मुश्किल क्या, वो पॉसिबल ही नहीं था। वो बेचारा गेट पे खड़े हो के लोग चले गए, फ़ोन कर कर के थक गए, कभी सुनवाई नहीं होती। वो कार्यकर्ता आज भी पार्टी के साथ खड़ा हुआ है कि यार ये बदल गए, हम तो नहीं बदले। लेकिन अब एक्सेस नहीं था। मैं तो कहूँगा 2018 के बाद वो एक्सेस धीरे धीरे करके ख़त्म होता गया। और जब ये नए संगठन मंत्री जी आए, इन्होंने जो रहा बचा था। कौन संगठन मंत्री? संदीप पाठक जी। अच्छा। ये हमारे जो है राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं। जब से ये आए, इन्होंने जो रहा बचा संगठन था और जितने भी कार्यकर्ता पुराने वाले थे, उन सबको जो क्वेश्चन करते थे, उन सबको धीरे धीरे करके साइड लगा दिया। पार्टी में नंबर 2 कौन है आज की डेट में? पार्टी के अंदर नंबर 2 एक टाइम में तो मनीष सिसोदिया जी होते थे, लेकिन अब जो है ये कहना कि नंबर 2 और नंबर 1, पहले तो अब यही नहीं पता चल रहा नंबर 1 कौन है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ आ गई है कि जो हमारे हिसाब से जो नंबर 1 थे वो इस समय जेल में हैं। जो उनके द्वारा जो डिसीजंस लिए जाते थे तो या डिस्कशन जो होता था, वो लोग है ही नहीं कोई। अब यहाँ पर जो बैठे हुए लोग हैं वो आपस में ही लड़े जा रहे हैं कि नंबर 1 कौन है और नंबर 2 कौन है। ये लड़ाई चल रही है पार्टी में? ये तो हर रोज आपको पहले ही मीडिया पे नजर आते थे। पहले कोई 2 लोग जो है मीडिया मैनेज कर रहे थे, अब तीसरे जने आए तो वो 2 जने साइड हो गए।
तो वो सारा जो नंबर 1 और नंबर 2 वाला खेल है, अब तो इसी बात पे चर्चा होती है कि नंबर 1 कौन और नंबर 2 कौन। राजकुमार जी, आपके हिसाब से नंबर 2 कौन है पार्टी में, पावरफुल, जो जो अभी शक्तियां रखे हुए हैं? अभी तो वो जो कॉर्नर मीटिंग वाले लोग हैं ना 2-3, वो सभी नंबर 1 और नंबर 2 का काम कर रहे हैं। उसमें कौन कौन है? आतिशी, सौरभ और संजय सिंह। अब तो संजय सिंह भी आ गए, मैडम सुनीता जी भी हैं और संदीप पाठक हैं, तो ये सब मिलके चला रहे हैं। 4-5 लोग। 4-5 उसमें आपस में तय करना इनको कौन नंबर 1 है। अभी सब अपने मन में नंबर 1 है। अभी सब। सुनीता जी को लेकर पार्टी में एक्सेप्टेबिलिटी है? होनी चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं, ये तो होनी चाहिए, है या नहीं? पार्टी क्या सोच रही है कि क्या अगर केजरीवाल जी इस्तीफा दे तो क्या सुनीता जी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए? अभी चूंकि ऐसा पासा ही नहीं फेंका गया तो उसकी एक्सेप्टेंस तो तभी पता लगेगी। आप तो टेक्निकली अभी हैं पार्टी में, टेक्निकली तो हैं। आपसे आज की डेट में पूछा जाए कि सुनीता जी चीफ मिनिस्टर बनेंगी तो आप क्या राय देंगे? मैं सुनीता जी को वोट दूंगा। आपसे अगर कहा जाए संजय सिंह सीएम बनेंगे तो? मैं साइलेंट रहूंगा। आपसे अगर कहा जाएगा आतिशी जी सीएम बनेंगी तो? बिल्कुल नहीं दूंगा। सौरभ भारद्वाज? नहीं। नहीं। संदीप भाई, यही आपसे सवाल है, अगर सुनीता जी सीएम बन रही है आपको मंजूर होगा? क्योंकि आप टेक्निकली आप भी पार्टी में अभी। देखिए, मैं इस बात का ना सिर्फ एक जवाब दूंगा। हम लोग परिवारवाद के खिलाफ लड़ते थे। हम लोग जब भी स्टेज पे खड़े होते थे, अरविंद जी खुद जब खड़े होते थे, तब वो परिवारवाद के लिए लालू जी और राबड़ी जी वगैरह वाले एग्जाम्पल दिया करते थे। तो आज मैं उस परिवारवाद को जो है मैं सपोर्ट नहीं करूँगा। मैं उस परिवारवाद के खिलाफ ही तो लड़ने आया था। मैं सारा कांग्रेस को जो है हम लोगों ने नेस्तनाबूद कर दिया दिल्ली में, परिवारवाद पे ही तो ख़त्म किया था। और आज मैं उसी परिवारवाद को सपोर्ट करूंगा तो मैं कल को कहाँ खड़ा हूँ के कहूँगा कि ये क्या हुआ हमारे साथ। संजय सिंह को? देखिए, संजय सिंह जी को तो ऑलरेडी एक इतनी अच्छी पोस्ट मिली हुई है, तो जब पार्टी कार्यकर्ताओं की बात करती है तो पार्टी में से ही ढूंढिए ना कोई। आतिशी जी, सौरभ जी, ये लोग सीएम? देखिए, ऑलरेडी जो हैं ये लोग अपनी अपनी जो इनको जिम्मेदारियां दी गई हैं, अगर ये उन जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभा दें तो अपने आप सामने आ जाएगा कि कौन सीएम बनने लायक है। एक चीज बताइए, पार्टी में कोई केजरीवाल जी के अलावा है जो पूरी पार्टी को और सरकार को एक रख सके? ऐसा कोई दिखता है आपको? ये एक संकट है क्या पार्टी के सामने? ये संकट तो है, ये संकट है कि नंबर 2 टेक्निकली कोई नहीं है। नंबर 2 तो कोई दिखाई नहीं देता, और अरविंद केजरीवाल जी की जगह कोई ले ले ऐसा कोई मेरी नज़र में तो पार्टी में नहीं। तो इसका मतलब फिर अरविंद केजरीवाल लंबा जेल में रह गए तो पार्टी संकट में है? बिल्कुल वैक्यूम है और पार्टी संकट में है। सरकार भी संकट में है? सरकार तो ऑलरेडी संकट में है। आज मैं इस्तीफा दे रहा हूँ और मेरा इस्तीफा लेने वाला कोई नहीं है, तो संकट ही यही। आपसे किसी ने संपर्क किया है कांग्रेस बीजेपी में से? नहीं, मेरे से किसी ने कोई संपर्क नहीं किया और ना ही मैंने किसी से संपर्क किया। आप बीजेपी में जाएंगे? देखिए, मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा ये तय करेगा मेरा समाज। मैं समाज के लोगों से बात कर रहा हूँ। तो मतलब जो हमने खबरें दिखाई थी कि मतलब महल जैसा है, वैसा ही अंदर से? हाँ, मोरलेस। देखिए, बहुत ज़्यादा एक्सेस तो हमारा भी नहीं रहा, 1-2 कमरों में, 3 कमरों में ही हम जा पाए हैं, लेकिन अंदर जाने पे आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हाँ, अंदर जाने पे बहुत खूबसूरत लगता है। और फिर देखिए, उसमें हमें इस बात की दिक्कत नहीं है। आपके टीवी पे हम बहुत देखते थे कि आप दिखा दे, आपने मतलब पीछे ही पड़ गए थे के। लेकिन मुझे दिक्कत ये है कि देखिए, सरकारी जगह पे बना है, सरकारी पैसे से बना, प्राइम मिनिस्टर ने भी बनाया अपना, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनकी गलती, हमारी गलती क्या है, मतलब हमारी क्या मतलब मुख्यमंत्री जी की, अरविंद केजरीवाल जी की, कि उनको उसको ओपन कर देना चाहिए था। भाई, जब सरकार का ही पैसा है, सरकारी ही है, तो खोल देना चाहिए कि देखो भाई, जो है सो है। और मैं आज मुख्यमंत्री हूँ तो मैं रह रहा हूँ, कल जो मुख्यमंत्री बनेगा वो रहेगा, चाहे वो 25 साल बाद बने या अगले 6 महीने बाद ही बन जाए। तो यहाँ जब वो बंद करते हैं उसको, तो फिर लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो आप में से किसी ने सलाह नहीं दी कि खोल दीजिए ना सर, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ये सलाह मैं तो नहीं दे पाया। क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे। अच्छा, आप अंदर गए, आपने वो 4 लाख वाला कमोड भी देखा है क्या अंदर नहीं, से? वो कमोड तक नहीं नहीं गया, देखा? वो ओहो, हम तो आपकी सरकारी किस्मत वाला खराब रही। हम तो पब्लिक वाला यूज करते थे। अच्छा, सब जगह वो 4 लाख वाला नहीं लगा, इसका मतलब बाहर मंत्री सस्ते में निपटा दिए गए इसका मतलब। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ सर, हम लोग जब ये मुद्दा उठा रहे थे, और मुझे पता है आप आम आदमी पार्टी में थे, तो आपको लगता होगा कि मीडिया पीछे पड़ गई है।
लेकिन हमारा काम है कि जब कोई ऐसी चीज दिखे तो हम प्रश्न, हमें कोई दिक्कत नहीं मुख्यमंत्री नए घर में जाते हैं। हमारा प्रश्न सिर्फ 2-3 था, और हमारा प्रश्न ये था कि अगर नया घर बन रहा था तो कागज पे रेनोवेशन क्यों था? क्या वो नियमों का उल्लंघन नहीं था? पहला। दूसरा, आप अच्छे घर में रहिए, आप मुख्यमंत्री, आपके बड़े बड़े लोग आएंगे, आपको एक अच्छे घर में रहना चाहिए, लेकिन क्या 4 लाख का कमोड जरूरी था? क्योंकि वो सरकारी पैसे, हमारे आपके टैक्स पेयर के पैसे से लग रहा था। क्या 8 लाख के पर्दे जरूरी थे? क्या करोड़ों का मार्बल जरूरी था? हमारा बस इतना बेसिक सा प्रश्न था। मुख्यमंत्री किसी झोपड़ी में रहे, हम ये नहीं चाहते थे, लेकिन जो व्यक्ति ये कहकर आया कि मैं तो सरकारी बंगला भी नहीं लूंगा, और वो एक ऐसे महल में रहे जहां 8 लाख के पर्दे और 4 लाख का कमोड लगा हो, ये बड़ा प्रश्न था रत्नेश भाई। देखिए, हम लोगों ने, मतलब मैं, क्योंकि अरविंद जी को शुरू से जानता हूँ, मैं 2014 के चुनाव में जब वाराणसी में था, तो वाराणसी में फोल्डिंग चारपाई के ऊपर ये सोते थे। लेकिन वो फोल्डिंग चारपाई से कब जो है 54 करोड़ के बंगला आ गया, ये समझ नहीं आया। मैं तो कहता हूं कि हो सकता है 54 करोड़ का बंगला, पैसे 54 करोड़ लगे हों, लेकिन खोल दो, आम आदमी के लिए खोल दो, कहो कि देखो सारा मीडिया झूठ बोलता है, सारे पत्रकार जो हैं वो झूठ बोल रहे हैं, ये देखो असलियत ये है, इसमें मैं अपने परिवार के साथ रहता हूं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, सब झूठ है। अगर आम लोगों की तरह मैं रहता हूं, आप मेरे घर आओ, अगर आप कहोगे मैं आपका घर देखना चाहता हूं, मैं कहूंगा आओ देखो, मेरे पास छुपाने को थोड़ी ना है कुछ। ऐसे ही खोल देना चाहिए, शीश महल के दरवाजे खोल देने चाहिए आम लोगों के लिए। और दिल्ली की जनता जिसने इनको 62 सीटें दी हैं, उसको खोल के दिखाओ, ताकि अगली बार हमारे को 70 सीटें मिलनी चाहिए। क्योंकि आप खुद ही, अरविंद केजरीवाल का एक बयान था जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, और उन्होंने कहा था कि इनके दफ्तरों के बाथरूम में एसी लगे, और अब शीश महल के बाथरूम में एसी लगा है। तो ये देखिए, अरविंद केजरीवाल मुझे लगता है कई बार ज्यादा प्रश्न इसलिए झेलते हैं क्योंकि आप ये बदलने आए ठीक थे। बात। आप बीजेपी और कांग्रेस को कहें कि वो भी करते, अरे वो तो कर ही रहे थे। पब्लिक का सेंटिमेंट आपसे इसलिए था क्योंकि आपने कहा था हम ये नहीं करेंगे। ठीक बात। देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अब हम रहते थे, हम ज़मीन पे सोते थे बचपन में, मजदूरी करते थे, और उससे आज हम बढ़िया कंफर्टेबल लाइफ जीते हैं। हाँ, हमारे सही भी बात। एसी लगे हुए हैं घर में, हमारे भी बाथरूम में एसी हैं, मतलब बाथरूम में एसी हैं। तो हमने कभी ये नहीं कहा था कि हम ज़मीन पे सो रहे हैं तो ज़मीन पे ही सोएंगे हमेशा। वहाँ उनको लगा कि वो कोई पॉलिटिकल ग्लिच रह गया, तो वही एक दिक्कत है। अदरवाइज तरक्की करना तो हर आदमी का अधिकार है, अरविंद केजरीवाल का भी है, कोई बात नहीं। आप लोगों को लगता है रत्नेश भाई कि केजरीवाल यहाँ से कोई कमबैक कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जब तक कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, हमें नहीं लगता कि कहीं पर भी कोई कमबैक की चांस लगता है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से संगठन के लोग, जो नए संगठन मंत्री के द्वारा हाशिए पे लगाए गए हैं, वो कभी भी विश्वास नहीं करेंगे, इस संगठन पे कभी विश्वास नहीं करेंगे कि उनको वही मान सम्मान जो है वो दोबारा मिलेगा। अब सबको ये समझ में आ गया है कि यूज़ एंड थ्रो वाली पॉलिटिक्स होने लगी है, और वो बाकी पार्टियों में हुआ करती थी, अब आम आदमी पार्टी में और जोर से हो रही है, और काफ़ी शिद्दत के साथ किया जा रहा है। देखिए, जब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो सुप्रीम कोर्ट से एक खबर भी आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एकदम त्वरित राहत तो नहीं दी है केजरीवाल जी को, उन्होंने पहले तो ईडी से जवाब मांगा है, और केजरीवाल जी चुनाव में प्रचार करना चाहते थे, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। मनीष सिसोदिया चाहते थे, उनको भी कोर्ट ने मना कर दिया। तो दिक्कत यह है कि उनको कहीं से राहत मिलती दिख नहीं रही है, और गिरफ्तारी को जब कोर्ट कह रहा है कि भाई गिरफ्तारी सही है, और मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से भी कोर्ट ने कह दिया कि गिरफ्तारी सही है, तो मेरे ख्याल से इनकी मुश्किल और बढ़ेगी, क्योंकि पॉलिटिक्स परसेप्शन का खेल है। पब्लिक को अगर ये लगने लग गया है कि भाई हाँ ठीक गिरफ्तार हुए हैं, तो नतीजा कब आएगा वो तो बहुत बात की बात है, उसके पहले एक परसेप्शन जो है वो क्रिएट हो जाता है। मुझे ये बताइए, ये दिल्ली के जो चुनाव है अभी, मतलब लोकसभा में दिल्ली में, आपको लगता है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस से सीटें आएंगी, या 7-0 वाला ही रिजल्ट रहेगा? नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि इसमें आएंगी। 7 तो सीट फिर बीजेपी जीतेगी। 7 तो ये कहना तो बहुत मुश्किल होता है हाँ। कि कितनी सीटें किसको आएंगी, लेकिन अलायंस की सीटें आए ये मुझे मुश्किल लगता है। और ये मुझे आज मुश्किल नहीं लग रहा, ये मुझे जब ये अलायंस हुआ था तभी मुश्किल लगता था। आपको लगता है आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के साथ जाने का नुकसान हुआ है? आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के साथ जाने को का जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, वो इस वजह से हुआ है कि कांग्रेस को ही हमने ख़त्म किया था।
कांग्रेस के पास एक सीट नहीं है आज की तारीख में। कांग्रेस की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी भी जो हैं वो हार गई थी, और एक बार नहीं 2-2 बार हारी थी। उसके बावजूद हमने जो कांग्रेस के साथ टाई अप किया, वो कहते हैं कि अपने अपने क्षेत्र में कांग्रेस के उसको जिताओ कैंडिडेट को। कैंडिडेट। मैं कभी भी कांग्रेस को वोट नहीं करूंगा, और ना मैंने किया। मैं हमेशा से जो है, जब तक हमारा आम आदमी पार्टी नहीं थी तब तक मैं जो है भाजपा को वोट करता था, और जब ये आम आदमी पार्टी आई, मैंने आम आदमी पार्टी का फाउंडर मेंबर हूँ, मैंने पूरे आम आदमी पार्टी के लिए वोट भी किया और घर घर जाके वोट मांगा। सिंबल जो हमारा झाड़ू होता था, हम झाड़ू लेके घर घर गए थे। लेकिन मुझे कोई कहे कि कांग्रेस को वोट दे दो, मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। मैं इससे मतलब मैं किसी भी हालत में इस जो गठबंधन है, मैं इसके फेवर में नहीं हूँ। कांग्रेसी भी आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देगा। बिल्कुल। कांग्रेसी क्यों वोट देगा आम आदमी पार्टी को? कांग्रेसी जो वोटर है, जहां आम आदमी पार्टी का आदमी खड़ा है, वो उसे भी तो पता है कि हमारी नेतागिरी खत्म करने वाले ये लोग हैं। तो इसलिए ये कोalition तो किसी काम का है नहीं। और ये कांग्रेस में लोग नहीं समझ रहे, वो लोग जो अजय माकन और तमाम नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि शराब घोटाला हुआ है। इनफैक्ट सबसे पहले कांग्रेस ने कहा था कि शराब घोटाला बिल्कुल हुआ है बिल्कुल। मनीष जी के टाइम। मनीष जी के टाइम पे, और उसके बाद आज कांग्रेस जो है वो डिफेंड कर रही है। तो पब्लिक ये सब चीज़ें देखती है, चीज़ें सामने आती हैं। मुझे ये बताइए, सुनीता जी का कोई किरदार रहा है आज से पहले? अभी तो आगे वो मैसेज वगैरह पढ़ती हैं। हमने चूंकि शीश महल वाली स्टोरी चलाई थी, तो उसमें कुछ चीज़ें निकल कर आई थी कि कई फाइलों में लिखा होता था मैडम चीफ मिनिस्टर ने ये कहा। क्या वो मैडम चीफ मिनिस्टर की भूमिका में रहती थी पहले भी? देखिए, पब्लिकली या किसी कैबिनेट में तो वो कभी नहीं रहती थी, लेकिन सुनीता मैडम बहुत इंटेलिजेंट हैं और IRS हैं, तो वो ज़रूर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहती होंगी, मदद करती होंगी अरविंद जी की। रत्नेश भाई, आपके पास क्या जानकारी? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि जो फाइल होती है उस पे लिखने वाले जो होते हैं वो PWD के ऑफिशियल्स होते हैं। वो हुक्म के गुलाम होते हैं। वो कहते हैं ना, जैसे कि राजा के पूत, राजपूत हैं वो, तो जो राजा कहता है वो लिखा जाता है। अब यहाँ पे मुझे नहीं पता कि किसके ऑर्डर से लिखा गया, लेकिन ये पक्का है कि अगर वो PWD का इंजीनियर अगर लिख रहा है तो वो पूरी ईमानदारी के साथ लिख रहा है कि मुझे इस जगह से ऑर्डर मिला है जिसके लिए मैंने ये प्रोसीडिंग्स की हैं। तो उस दौरान जब ये हो रहा था, उस पे आप लोगों का कोई रिएक्शन था कि बॉस ये क्या चल रहा है चैनल पे? आप लोग कभी आपस में बात नहीं करते थे कि ये क्या चल रहा है? नहीं, हमको उनका डिपार्टमेंट वो अलग था, इसलिए हमने कोई बहुत ज़्यादा उस पर बात नहीं की, और वो बहुत छोटे टाइम के लिए हुआ, एक रात को हुआ, सुबह आई खबर। कहीं आप लोगों की कभी बैठकी हुई जिसमें आपको ब्रीफ किया गया हो कि नहीं, ये शराब घोटाला नहीं हुआ, ये लोग झूठ बोल रहे हैं? हाँ, ये तो बहुत बार होती है। बहुत बार होती है। तो आप लोग काउंटर क्वेश्चन करते हैं कि ये जो चल रहा है इसका क्या है, जरा बताइए? नहीं। सिर्फ सुनना होता है। तो फिर चर्चा थोड़ी हुई, फिर तो आपको स्क्रिप्ट बताई गई। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपकी मीडिया में क्या बोलना है जाकर, वो स्क्रिप्ट होती है, वो स्क्रिप्ट दे दी जाती है, उसी स्क्रिप्ट के ऊपर सब लोग चलते हैं। कोई पलट के नहीं पूछता कि बॉस ये 5 से 12% कैसे किया, या ये गोवा इलेक्शन में पैसा गया था, ये कैसे हो रहा है, या क्यों कोर्ट कह रहा है कि मनी ट्रेल दिख रहा है। ये सब कोई नहीं पूछता है। कोर्ट झूठ बोलता है। कोर्ट झूठ बोलता है, ये बोल दिया जाता है वहाँ। देखिए, इसमें क्लैरिफिकेशन जो है ना, वो तो जब आपने पूछा जनतंत्र, वो है ही नहीं ना। जो हमने बोला वो ठीक है, जो सामने वाले ने बोला वो गलत है। कुमार विश्वास कहा करते थे ना कि हमने खेला तो गुल्ली डंडा और तुमने खेला तो IPL, वही बात हो गई। तो पहले मैंने सोचा था आपसे पूछूंगा कि कुमार विश्वास या आशुतोष जी ये लोग क्यों छोड़ के गए, पर अभी तक आप लोगों को सुन के मुझे लग रहा है कि जो प्रश्न करता है उसके लिए एग्जिट डोर है बिल्कुल बिल्कुल है। कि चले जाओ। बिल्कुल। जो आज की डेट में आम आदमी पार्टी में है, वो सारे वो लोग हैं जो सुनना जानते हैं, बोलना नहीं। बोलो। फिर तो मुझे लगता है कि जो अन्ना आंदोलन से पार्टी शुरू हुई थी, वो पार्टी अब बची नहीं, फिर खत्म है। और आयरनी देखिए, मैंने अपने एक वीडियो में कहा भी था कि अन्ना आंदोलन से शुरू हुई थी कि हम सबको जेल भेजेंगे रामलीला मैदान से, और रामलीला मैदान में ही इतने साल बाद एक कार्यक्रम हुआ कि केजरीवाल जी जेल में हैं और इनको सबने जेल भेज दिया है। हम सब जेल जाएंगे। हम सब जेल जाएंगे। तो एक सर्कल जो है, आप कार्मिक सर्कल कहिए कि वो पूरा हो गया था। पर
मैं बड़ा इस बात में विश्वास रखता हूँ कि देश में एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होना चाहिए, और मुझे बड़ा अफसोस है कि ये पार्टी जो है वो मोमेंटम लूज़ कर गई, क्योंकि हम लोग भी जब लोगों से मिलते थे, बात करते थे, आप सही कह रहे हैं, विदेशों तक से लोग कहते थे कि यार कुछ अच्छा हो रहा है देश में, कुछ नया हो रहा है, क्योंकि बीजेपी, कांग्रेस, कई लोग इन दोनों के अलावा कुछ ढूंढ रहे थे और उनको लगता था कि आम आदमी पार्टी जो है वो विकल्प हो सकती है, लेकिन वो चीज़ मिसिंग दिखती है। और यहाँ से वापसी पता नहीं कैसे होगी, आप लोगों को तो उम्मीद नहीं है, पता नहीं पब्लिक को उम्मीद है या नहीं है। एक आखिरी प्रश्न आप दोनों से पूछ रहा हूँ, आप दोनों का अपना जो ग्राउंड रियलिटी आप देख रहे हैं, असेसमेंट, मैं नहीं कह रहा आप भविष्यवाणी कीजिए, लेकिन असेसमेंट क्या है 2025 के चुनाव में? आम आदमी पार्टी की सीटें घटेंगी या आम आदमी पार्टी सत्ता में वापसी नहीं कर पाएगी? निश्चित रूप से सीटें घटेंगी, सरकार हो इतना सकता है तय बन जाए, लेकिन सीटें इतना घटेंगी। तय है। रत्नेश भाई? देखिए, सीटें कितनी घटेंगी, सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि जो वायदे करे गए थे, जो आज की तारीख में हालत है, जो हमारे प्रेजेंट मंत्री हैं वो जो काम कर रहे हैं, कितना काम कर पा रहे हैं, चाहे वो मतलब बहाने बना के कि ये नहीं करने दे रहा, वो नहीं करने दे रहा, अरे जितना करने दे रहे हैं उतना तो करो ना। जो स्कूल 2015 के बाद रेनोवेट हुए, ठीक हुए, अच्छे हुए, अब उनकी हालत धीरे धीरे जाके देखिए, बिल्कुल स्तर जो है वो मतलब बिल्कुल निचले स्तर पे पहुंच गई हैं चीज़ें। जहाँ से शुरू की थी वो बिल्कुल धीरे धीरे करके ख़त्म हो रही हैं। वही हालत हमारे हॉस्पिटलों में हो रही है। तो ये जो आदमी यहाँ से जो इतना बड़ा, या तो एक होता है ना कि आदमी ने आज तक अच्छी चीज़ देखी नहीं, जिसने एक बार अच्छी चीज़ देख ली, अब वो जो है कंपैरिजन करता है, यार पहले तो ऐसे थे अब ऐसे हो गए, ये तो बेकार हो गया। तो वो आदमी जब जाके, जो वो वोटर है दिल्ली का, जब वो वोट डालेगा जाके, 55% 60% का वोटर है, वो 60% का वोटर जब वोट डालेगा और ये सब चीज़ें उसके सामने आएंगी, आज पानी के लिए तरस रहा है आदमी, तो ऐसी चीज़ों के लिए जब वो आदमी वोट डालने जाएगा तब पता चलेगा कि असलियत में कहाँ पे आम आदमी पार्टी खड़ी हुई है। और रहा बचा अभी इस समय तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा ही हुआ है, तो इस चुनाव का जो रिजल्ट आएगा लोकसभा का, जो कहते हैं कि अरविंद जी के अंदर से जाने से सिंपैथी जनरेट हुई है, तो सामने आ जाएगा कि कितनी जनरेट हुई है। और आप आने लोगों वाले को समय लग रहा है क्या होगा। राष्ट्रपति शासन लगेगा दिल्ली में या कोई नया सीएम बन जाएगा? राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। कोई नया सीएम बनेगा या नहीं बनेगा? कोई नया सीएम बनेगा मेरे हिसाब से तो। और वो सुनीता जी हो सकती है। मेरा तो वोट उनको है। आपके हिसाब से? देखिए, राष्ट्रपति शासन जो है, हमारे मंत्री लोग जो हैं वो रोज सुबह उठ के कह देते हैं राष्ट्रपति शासन लगने वाला है, राष्ट्रपति शासन लगने वाला है। ये कोई क्यों लगाएगा राष्ट्रपति शासन? वो कहते हैं भाजपा लगा रही है। अरे भाई, भाजपा क्यों राष्ट्रपति शासन लगाएगी? वो कहते हैं हमें ख़त्म करना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी को ख़त्म करना चाहते हैं। तो आम आदमी पार्टी को, भाजपा को ख़त्म करने, राष्ट्रपति शासन लगाने की कहाँ ज़रूरत है? आप जैसे हैं वैसे बने रहिए। आज आपका एक मंत्री छोड़ के गया है, एक आपका जो फाउंडर मेंबर जो है वो छोड़ के गया है। आप धीरे धीरे देखिए आगे आने वाले समय में क्या होता है। किसी को भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, राष्ट्रपति शासन की कहाँ ज़रूरत है। वो तो इन लोगों को वन फाइन मॉर्निंग चीज़ें ही ध्यान आ जाती हैं। आज सवेरे जो है ये बोलेंगे जाके कि कोई राष्ट्रपति सूत्र शासन बताते है। हैं इनको। हाँ, और राष्ट्रपति शासन लगने वाला है, शोर मचाना शुरू कर दो, ये गिरफ्तार होने वाले हैं, ये होने वाले हैं, वो होने वाले हैं। वो लिस्ट दे देते हैं कि ये 4 लोगों के नाम दे दिए कि ये जो है आने वाले समय में गिरफ्तार होने वाले हैं। अरे भैया, इतना ज्ञान प्राप्त है तो पहले ही क्यों नहीं बता दिया था कि ऐसे काम मत करो, कहीं ये दिन ना देखने पड़ जाए। कोई नया सीएम बनेगा? मेरे को लगता नहीं है कि अरविंद जी रिजाइन करेंगे। नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। वो कुर्सी उनसे छूट नहीं रही है या वो स्ट्रैटेजी का पार्ट है? अरविंद जी बहुत समझदार आदमी है, इसलिए वो सोच समझ के डिसीजन लेंगे। वो कुर्सी छोड़ेंगे, कोई और बनेगा तो पार्टी टूट सकती है। ऐसा लगता तो नहीं है कि वो छोड़ेंगे। सबसे बड़ी बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है कि वो छोड़ेंगे ही नहीं। एक चीज़ और बताइए, ये लोग सर्वे कराते हैं कि कुर्सी पे बने रहना चाहिए, जेल से सरकार चलानी चाहिए, नहीं चलानी, ये सर्वे ऑथेंटिक होते हैं? कैसे होते हैं ये? हाँ, ये सर्वे कार्यकर्ता जाते हैं और उसको करा के लाते हैं। तो ये होता है सच में या ऐसे ही माहौल बनाने के लिए है?
आपको क्या जानकारी है? मेरे ख्याल से ना इस चीज़ की सबसे बढ़िया जानकारी जो है वो संगठन मंत्री जी के पास है कि वो कितने हजार लोग जो हैं, मतलब दिल्ली की 2 करोड़ की पॉपुलेशन है, 2 करोड़ की पॉपुलेशन को जो है 15 दिन 20 दिन के अंदर जो है टच कर लेना एक बहुत बड़ा तो करिश्मा आप हुआ भी है। तो दिल्ली में रहते हैं, आपके पास भी तो कोई आया होगा पूछने? मेरे पास तो कोई नहीं आया, कोई नहीं आया? नहीं मेरे घर तो कोई नहीं आया। आपके पास कोई आया था? मैं पूछने गया था। आपको क्या जवाब मिला था? मैं तो पूछने जाऊंगा तो मुझे तो जवाब यही मिलेगा कि जेल से चला दिया। आप पूछने भी उन्हीं लोगों के यहाँ गए होंगे जहां आपको पता होगा कि यही जवाब मिलना है। तो आप एक निष्ठावान कार्यकर्ता की तरह गए थे और आप वो जवाब ले मैं गए। तो वहीं जाऊंगा जहाँ मुझे कोई चाय पिलाएगा। चलिए ये अच्छा है, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों आए Thank और you. आपने इतने विस्तार से बात की। और मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं एक बार आत्ममंथन करें। कांग्रेस पार्टी जो आत्ममंथन से दूर हो गई है, आज कहाँ खड़ी है ये लोग देख रहे हैं। उनका रिवाइवल मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि वो कभी पत्रकारों को गाली देते हैं, कभी जुडिशरी को कहते हैं, कभी किसी और को कहते हैं। अपने अंदर उनको कोई कमी नहीं दिख रही और पार्टी छोड़ छोड़ के लोग जा रहे हैं। सेम चीज़ आम आदमी पार्टी में भी होनी शुरू हो गई है। अगर वो इस बीमारी का इलाज नहीं करेंगे तो हो सकता है वो भी वहीं खड़े होंगे जहां कांग्रेस खड़ी है, और देश में विपक्ष के नाम पे पता नहीं कौन बचेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को। टेक्निकली तो अभी तक आप दोनों वहीं हैं, जब धन्यवाद। निकलेंगे तो आगे आपके लिए अच्छा हो भविष्य। ठीक है, थैंक यू। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्कार।